हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, वहां पर जितने भी फैक्टर थे जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर सकते हैं, है ना, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, उनका डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया था, है ना। तो उसी के जस्ट जो हमारा बात का टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक रहेगा आपका वेग समीकरण, है ना, यानी रेट इक्वेशन इसको कहते हैं, या वेग व्यंजक के नाम से भी आ जाता है, या फिर वेग नियम। देखिए इसके तीन नाम है, वेग समीकरण या वेग व्यंजक या वेग नियम। तीनों में से कुछ भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है, या तो वेग समीकरण लिखा हुआ होगा, या फिर वेग व्यंजक लिखा हुआ होगा, या फिर वेग नियम लिखा हुआ मिल जाएगा। तो तीनों में से कोई भी नाम आए तो आपको लिखना यही है। तो चलिए देखते हैं कि वेग समीकरण, वेग नियम या वेग व्यंजक क्या होता है ना। चलिए, तो लिखा हुआ है, देखिए, वह गणितीय समीकरण जो अभिक्रिया के वेग, जो क्या करती है, एक गणितीय समीकरण जो अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, स्मॉल आर, मैंने बताया पहले ही आपको। तो अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारकों की मोलर सांद्रता, कहता अभिकारकों की मोलर सांद्रता। मोलर सांद्रता क्या होती है, तो जो ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है वो, है ना, मोलर सांद्रता के बीच संबंध प्रदर्शित करती है, वेग समीकरण कहलाती है, या वेग व्यंजक कहलाती है, या वेग नियम कहलाती है ना। ये लिख सकते हैं आप। तो वेग समीकरण कहलाती है। चलिए, तो ये तो हो गई इसकी डिफिनेशन। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फिर बातें आपको क्लियर करता हूं, है ना। चलिए, यहां पर देखिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया। हम कोई भी रिएक्शन मान सकते हैं, एक रिएक्शन कोई भी ले लेते हैं, वही ले लेते हैं जो आपको किताब में, आपको लिखी हुई किताब सीरीज में मिलती है अक्सर। चलिए यहां पर ले लेते हैं, ये ए है, बी है, सी है और आपका डी है। देखिए ये एक अभिक्रिया है, तो माना कोई एक रासायनिक अभिक्रिया है या रासायनिक समीकरण है, कौन सी, जिसमें ए और बी क्या है, आपका अभिकारक है, सी और डी क्या है, आपके उत्पाद हैं, है कि नहीं। तो ये एक मैंने रिएक्शन ले लिया। आप कोई भी रिएक्शन ले सकते हैं, रिएक्शन कोई भी ले सकते हैं, लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी बुक में है मैंने वही ले लिया है ना। आप किताब से में आपको भी यही देखने को मिलेगी अधिकतर, है ना। तो ये आपको मैंने इसलिए ले लिया था कि आपको पूरी तरीके से और ज्यादा समझ में आ जाए, वरना मैं चाहूं तो रिएक्शन को बदल सकता हूं, यहाँ पर कोई और रिएक्शन ले लिया जाए, है ना। चलिए, तो ये लिखा हुआ है ए, बी और सी और डी। यहाँ पर ए बी क्या है, अभिकारक है, सी और डी क्या है, आपके उत्पाद हैं, है ना। तो चलिए देखिए क्या होगा। अब यहाँ पर क्या है कि इस अभिक्रिया के लिए मुझे वेग या दर लिखनी है ना। तो चलिए लिख लेते हैं। जैसे ये आपका हो गया आर, है ना। क्या कहा था इसने कि जो अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारकों की मोलर सांद्रता के बीच संबंध को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। यानी अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर क्या करता है, डिपेंड करता है, निर्भर करता है ना। किसी भी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की मोलर सांद्रता, मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया था पिछले वीडियो में कि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो अभिकारकों की सांद्रता प्रभावित करेगी अभिक्रिया के वेग को, यानी अभिक्रिया का वेग डिपेंड करता है अभिकारकों की सांद्रता पर, है कि नहीं। तो ये क्या है, अभिक्रिया का वेग है ना। अब निर्भर करने का सिंबल क्या होगा, तो निर्भर करने के लिए सिंबल हम बना लेते हैं, ये बना लिया, है कि नहीं। उसके बाद ये क्या है, तो ये है अभिकारक ए, तो लिख लेते हैं इसके लिए, तो ये है अभिकारक ए, है ना। यानी आर डिपेंड करेगा किसकी सांद्रता पर, ए की सांद्रता पर, और किसकी सांद्रता पर, तो बी की सांद्रता पर, यानी अभिकारकों की सांद्रता पर डिपेंड करता है ना। तो अभिकारक कितने हैं, एक ये है और एक ये है, तो यहां पर लिख लिया बी। उत्पाद से तो लेना देना हमें नहीं है। तो इतनी बात समझ में आई होगी, ये अभिक्रिया का दर है या अभिक्रिया का वेग है ना, जो डिपेंड करता है, निर्भर करता है। ये क्या है, डिपेंड करने या निर्भर करने या समानुपाती का सिंबल इसको कह सकते हैं, है कि नहीं भाई। समानुपाती का मतलब क्या है, उस पर डिपेंड करेगा, उस पर निर्भर करेगा, है कि नहीं। तो आर समानुपाती हो गया ए और बी के। अब देखिए उसके बाद यहां से क्या होगा कि ये समानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक आ जाएगा, है कि नहीं। चलिए, तो यहां पर देखिए सिंबल हटाया तो एक नियतांक आ जाता है आपका के, है ना। इस के को कहते हैं वेग स्थिरांक, ठीक। और यहां पर देखिए लिखा हुआ है ए की पावर एक्स कर लेते हैं और बी की पावर वाई कर लेते हैं। ये आपकी हो जाती है वेग समीकरण। ये क्या है आपकी
ये है वेग समीकरण, है ना। ये क्या है आपकी, ये है वेग समीकरण। आपको एक चीज में कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्या, कि सर ये x कहां से आ गया और ये y कहां से आ गया, ये क्या है, ये समीकरण में कहीं आया भी नहीं है, आपने एक्स वाई लिख दिया इसे, ये क्या हो गया। तो ये देखिए यहां पर क्या है कि x और y, यहां पर देखिए कि स्क्रीन पर आपके एक थ्योरी आई हुई है, जरा इसको ध्यान से पढ़िए, मैं आपको इसको बताता हूं, है ना। देखिए इस थ्योरी में लिखा क्या है, मैं आपको पढ़ करके बता देता हूं कि ये कहां से आया, अभी समझ में आ जाएगा। तो देखिए लिखा है इसमें कि माना कोई रासायनिक अपक्रिया, मैंने जो लिया है इसके बारे में लिखा हुआ है, इसके बारे में देखिए, माना कोई रासायनिक अपक्रिया जिसमें ए व बी अभिकारक, यानी ए और बी क्या है, दोनों ए और बी इसमें अभिकारक हैं, ए और बी अभिकारक मिलकर, है ना, उत्पाद सी व डी बनाते हैं, यानी उत्पाद जो है आपके सी व डी बनाते हैं। इनके रस समीकरण मिति गुणांक एबीसीडी, इन संख्याओं को क्या कहते हैं, ये जो ए लिखा है, ये जो बी लिखा है, ये जो सी लिखा है, ये जो डी लिखा है, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं रस समीकरण मिति गुणांक, है कि नहीं। जो यहाँ पर तत्वों के सामने जो संख्याएं लिखी होती हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं रस समीकरण मिति गुणांक। समझ में नहीं आ रहा, देखिएगा मैं एग्जांपल भी आपको बता देता हूं। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया, जैसे N2 है और 3H2 है, और क्या बनता है यहाँ से 2NH3 अमोनिया। तो देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ, यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो ये जो 1 है, ये जो 3 है, ये जो 2 है, इन संख्याओं को हम कहते हैं, यानी तत्वों के सामने, यौगिकों के सामने जो संख्याएं लिखी होती हैं उनको कहते हैं रस समीकरण मिति गुणांक, है ना। तो यही कह रहा था, तो ए बी सी डी क्या है, रस समीकरण मिति गुणांक है। तो आगे पढ़िए, देखिए लिखा हुआ है, इनके रस समीकरण मिति गुणांक क्रमशः ए बी सी डी हैं। प्रयोगों के आधार पर पाया गया कि अभिक्रिया का जो वेग है, अब देखिए एक्सपेरिमेंटल तौर पर देखिए क्या हुआ है, पाया गया कि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के घातों के समानुपाती होता है, यानी अभिकारकों की जो सांद्रता है, देखिए अभिकारक है, अभिकारक की सांद्रता ये है ना, अभिकारकों की सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। देखिए लिखा है, मैंने इसीलिए समानुपाती का सिंबल लगाया है यहाँ पर, है ना। हाँ, अभिकारकों की वेग की सांद्रता के घातों के समानुपाती होता है। तो देखिए ये हो गया समानुपाती इसके, और इसकी घातों के समानुपाती है, तो यहां भी क्या करना होगा, आपको x लगाना होगा और y लगाना होगा, है ना। तो यहां भी x y लगा लिया, ठीक। उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा है, घातों के समानुपाती होता है तथा यह रस समीकरण मिति गुणांक पर निर्भर कर सकता है और नहीं भी, है ना। यानी क्या कह रहा है कि ये जो है रस समीकरण मिति गुणांक पर निर्भर कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है ना। ये बात यहां पर ये कह रहा है, यानी कि ये क्या कहता है कि ये जो अभिक्रिया का वेग है वो रस समीकरण मिति गुणांक पर निर्भर कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है ना। ये दोनों का मतलब क्या है कि कर भी सकता नहीं कर सकता, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं कर लिया जाएगा, है ना, एक एक चीज को सिद्ध नहीं कर लिया जाएगा, तब तक हम लिखे हुए को नहीं मान सकते हैं, है कि नहीं। ये एक प्रायोगिक तथ्य है, ये एक प्रायोगिक डाटा है कि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की कितनी घात पर निर्भर करेगा। ये जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तब पता चलेगा, हम अपने मन से नहीं कर सकते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पर ए और बी, सी और डी तो मतलब छोड़ देते हैं, अभिकारक की बात कर रहे हैं, ए और बी। अगर अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के रस समीकरण मिति गुणांक पर निर्भर कर रहा होता तो आपको यहाँ पर जो x लिखा हुआ है, ये जो x है और ये जो y है, इनकी जगह पर कौन देखने को मिलता, तो इनकी जगह पर आपको मिलता ये, देखिए a मिल जाता यहाँ पर और b मिल जाता आपको यहाँ पर। लेकिन कहता है कि जो इनके रस समीकरण मिति गुणांक हैं, इन पर कोई जरूरी नहीं कि ये निर्भर करें। तो कभी भी जब आप सवाल भी करेंगे तो यहां पर देख करके कोई भी रिएक्शन में आप पावर को नहीं लगाएंगे, वो आपको लगा करके दिया जाएगा। जब भी आपको सवाल में दिया जाएगा तो हमेशा वहां पर पावर लगी हुई होगी और बताया जाएगा आपको, है ना। आपको वहां पर अपने मन से नहीं करना। जैसे मान लिया यहाँ पर कोई संख्या जैसे इसमें देखिए लिखा हुआ है ना। इस एग्जांपल में बता देता हूं आपको, देखिए एग्जांपल आपके सामने लिखा है ये, तो मान लिया यहाँ पर जैसे लिखा हुआ कि R बराबर K, है ना, और लिखा आपने हाइड्रोजन के लिए सांद्रता, हाइड्रोजन की सांद्रता। अब यहाँ पर संख्या कितनी है 3, तो आप यहाँ पर 3 लगा दें। उसके बाद अमोनिया के लिए लिखा तो NH3 किया, और NH3 के आगे कितना है 2, तो ये संख्या 2 यहाँ 3, तो 3 और 2 लगा दिया। तो ये बिल्कुल क्या है,
गलत है। ये हमेशा डाटा आपको पावर लगा करके दी जाएगी सवाल में, है ना। इसीलिए यहां पर ए और बी कह रहा ना कि वो इन पर निर्भर कर सकता है और नहीं भी निर्भर कर सकता है। अब ये नहीं और निर्भर कर सकता है, ये क्या मतलब हो गया? तो ये बात तभी प्रूफ होगी जब इसका एक्सपेरिमेंट करके देखा जाएगा, है कि नहीं। तो क्या होगा यहां पर फिर, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें हमेशा जो है क्वेश्चन में ये पावर दी जाती है, यानी यहां पर इक्वेशंस में आपको जो भी पावर लिखी हुई मिलेंगी उन्हीं को आपको सॉल्व करना होगा। आपको समीकरण देख करके पावर नहीं लिखनी है, वो हमेशा आपको दिया जाएगा सवाल में, ठीक। तो इसीलिए यहां पर देख लीजिए क्या है कि x और y आया हुआ है, तो इसको भी हम हटा देते हैं क्योंकि इन पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए यहां देखिए x आ गया और y आ गया, क्योंकि इसमें x y नहीं है, है ना, इसलिए यहां पर x y लिखा हुआ है। अगर डिपेंड कर रहा होता तो यहां पर a होता और यहां पर क्या होता, b होता, जो यहां पर है b के सामने, है कि नहीं। तो इसलिए x और y लिख दिया गया। यहां पर देखिए r बराबर k a की पावर x b की पावर y, इसको क्या कहते हैं, वेग समीकरण। k को क्या कहते हैं, तो k को कहते हैं वेग स्थिरांक। k आपका क्या है, तो k है आपका वेग स्थिरांक, यानी k क्या होता है, k होता है वेग स्थिरांक। यहां पर x क्या है और y क्या है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं कि x और y क्या है। तो जो x है आपका वो a के सापेक्ष क्या होती है, कोटि होती है। y क्या है, तो ये y है b के सापेक्ष कोटि। अब ये कोटि क्या वाला है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपसे अभी डिस्कशन करता हूं कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है और इसकी कोटि के बारे में भी थोड़ी बातें आपको बता दूंगा, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं अभिक्रिया की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर देखिए कि जो आपका टर्म आया था कोटि, है ना, उसको समझाने के लिए मैंने डेफिनेशन ले लिया है अभिक्रिया की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसको कहते हैं। तो देखिए यहां पर लिखा क्या है कि वेग समीकरण या वेग व्यंजक में, मैंने अभी आपको बताया वेग समीकरण या वेग व्यंजक क्या होता है। तो वेग समीकरण या वेग व्यंजक में अभिकारकों की घातें जिन्हें प्रायोगिक तौर पर निर्धारित किया जाता है उनका योग ही अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। यानी अभिकारकों के ऊपर जो प्रायोगिक घातें अभी मैंने आपको दिखाया था x और y, है ना, x a के सापेक्ष कोटि था, y b के सापेक्ष कोटि था, है ना। हाँ, उनका योग ही अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल r बराबर k a की पावर x और b की पावर y, यही समीकरण मैंने अभी आपको लिख करके दिखाई थी। तो यहां पर जो x और y है, ये देखिए x है और ये y है, कह रहा है कि जो अभिकारकों की घातें हैं, अभिकारक की घात देखिए a की घात क्या है, x है, b की घात क्या है, y है। तो अभिकारकों की जो घातें हैं, है ना, यानी वेग समीकरण या वेग व्यंजक, ये समीकरण कौन सी है आपकी, ये समीकरण थी आपकी वेग समीकरण, मैंने अभी आपको करवाई थी वेग समीकरण, है ना। तो कह रहा कि वेग समीकरण में अभिकारक ये है, अभिकारक की घात a की घात x है, b की घात y है। तो अभिकारकों की घातें जिन्हें प्रायोगिक तौर पर निर्धारित किया जाता है, x और y एक्सपेरिमेंटल रूप से निर्धारित की गई हैं, इनका योग ही क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो देखिए लिखा हुआ है कि अभिक्रिया की कोटि, कोटि को स्मॉल n से लिखते हैं, तो कोटि स्मॉल n बराबर क्या है, x प्लस वाई, है ना। देखिए x प्लस वाई, इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी ऊपर जो भी घातें होंगी उनको जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, अभिक्रिया की कोटि मिल जाएगी, है ना। चलिए, तो कोटि n बराबर क्या है, x प्लस वाई, ठीक, ये हो जाएगा। उसके बाद n बराबर अगर 0 है तो अभिक्रिया कौन सी कोटि की होगी, शून्य कोटि की। अब देखिए n की वैल्यू 0 से लेकर के कुछ भी हो सकती है ना। तो n की वैल्यू अगर 0 है तो अभिक्रिया शून्य कोटि की, n की वैल्यू अगर 1 है तो अभिक्रिया प्रथम कोटि की, है ना। n की वैल्यू अगर 2 है तो अभिक्रिया द्वितीय कोटि की, n की वैल्यू 3 है तो अभिक्रिया तृतीय कोटि की, n की वैल्यू 4 है तो अभिक्रिया चतुर्थ कोटि की। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, है ना। लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि आपके 12th लेवल पर तृतीय कोटि की अभिक्रिया तक दिया गया है ना, दिया नहीं गया है। तो आपके लिए क्या है कि एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अभिक्रिया की कोटि है आपके 12th लेवल पर जो फर्स्ट ऑर्डर तक है आपका वो दिया गया है, यानी कि आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया को डिटेल में पढ़ना होता है। बाकी आपका द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि की अभिक्रिया जब ग्रेजुएशन वगैरह करेंगे, है ना, तो उसमें आपको मिलता है वहां पर। तो यहाँ पर केवल आपको शून्य कोटि और प्रथम कोटि के बारे में ही
पढ़ना है ना। तो ये हो जाता है। अब एक चीज और है, जैसे मान लिया कि एक समीकरण देखिए यहां पर लिखी हुई है ना, जैसे N2 प्लस 3H2 और 2NH3, एक समीकरण ये लिखी हुई है। अब आपसे कहा गया इसके लिए वेग समीकरण लिखिए, है ना। तो वेग समीकरण क्या होगी कि R बराबर देखिए लिखा जाएगा K N, है ना, N2 हो जाएगा और आपका NH3 हो जाएगा ये। तो कभी भी आप इसके लिए क्या है कि यहाँ पर जो लिखी हुई संख्याएं हैं उनको पावर में नहीं लगा सकते हैं, है ना। यहाँ पर हमेशा क्या होगा, यहाँ का जो डाटा है वो आपको सवाल में दिया जाएगा, इसके ऊपर कितनी पावर लगेगी कितनी नहीं लगेंगी वो आपको सवाल में दिया जाएगा, है ना। ये जब आपसे स्पेशल कहा जाएगा कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है वो क्या है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है ना। नाइट्रोजन की जो कोटि है वो कितनी है, प्रथम कोटि है। तो जब प्रथम कोटि कहा जाएगा तो 1 लगा देंगे। अमोनिया की कोटि कितनी है, तो द्वितीय कोटि है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो जब आपसे कहा जाएगा या आपको दिया जाएगा तभी आपको करना है ना। चलिए, तो ये हो जाता है आपका अभिक्रिया की कोटि, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपसे डिस्कशन करता हूं वेग स्थिरांक की के बारे में, है ना। चलिए अब देख लेते हैं वेग स्थिरांक को, इसको कहते हैं रेट कांस्टेंट, है ना, या इसे कभी कभी वेग गुणांक भी कह दिया जाता है। तो वेग स्थिरांक कह दिया जाए या वेग गुणांक कह दिया जाए या विशिष्ट अभिक्रिया वेग स्थिरांक भी कभी कभी इसको कह दिया जाता है ना। तो 3-4 नाम है इसके, कंफ्यूजन नहीं होएगा आपको, है ना, इसलिए मैंने आपको बता दिया इसके तीनों चारों नाम। ठीक, चलिए, तो वेग स्थिरांक देखिए होता है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो देखिए लिखा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान। अब ये सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है, तो क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा सक्रिय द्रव्यमान, है ना, या उसी का दूसरा नाम देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मोलर सांद्रण। मोलर सांद्रण को ही कहते हैं सक्रिय द्रव्यमान। ठीक, चलिए, तो मोलर सांद्रण एकांक हो तो अभिक्रिया का वेग ही उसका वेग स्थिरांक कहलाता है। यानी कह रहा किसी भी अभिक्रिया में जो अभिकारक हैं उनका मोलर सांद्रण अगर एकांक, एकांक का मतलब एक, उनकी वैल्यू 1 हो जाए, है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, वेग स्थिरांक कहेंगे। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर मैंने एक जनरल इक्वेशन ले लिया, R से बन गया P। R है अभिकारक और P क्या है, प्रोडक्ट, यानी R फॉर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मीन्स अभिकारक, P फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स उत्पाद, है ना। चलिए, तो इसके लिए हमें क्या लिखना है, इसके लिए वेग समीकरण लिखना है आपको। तो देखिए समानुपाती का सिंबल लगा देंगे, यहां पर है, तो समानुपाती का सिंबल लगा दिया और यहां पर क्या है, ये R लिख लिया। ठीक, ये हो गया। तो ये इसके लिए वेग समीकरण लिख दिया। अब देखिए क्या होगा, ये सिंबल हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा, है ना। तो यहां पर एक नियतांक आ जाएगा आपका कि यही क्या है, आपका वेग स्थिरांक है। अब ये क्या है, ये है अभिकारक की सांद्रता, है ना। तो अभिकारक का मोलर सांद्रण, यही क्या है आपका अभिकारक का मोलर सांद्रण है। कहना किसी प्रकार से इसका, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाए, एकांक, यानी 1 हो जाए, 1 हो जाए। तो अगर यहां पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो R बराबर देखिए क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा सीधे सीधे आपका K। देखिए बराबर हो गया। किसी भी प्रकार से अगर इसका सांद्रण अगर 1 हो गया, है ना, तो यहां पर क्या होगा, R बराबर K हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से यही बात कह रहा था कि अब देखिए R बराबर क्या है, K है, तो उसका देखिए लिखा था आगे अभिक्रिया का वेग, ये R क्या है, अभिक्रिया का वेग है ना, वेग ही उसका वेग स्थिरांक, K क्या है, K है वेग स्थिरांक। तो R और K बराबर हो गया कि नहीं हो गया, है कि नहीं। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं, देखिएगा, जैसे यहां पर मैं कोई भी एक रिएक्शन ले लेता हूं, जैसे मान लिया ये रिएक्शन ले लिया, तो यहां पर क्या है, इस रिएक्शन के लिए हम अभिक्रिया का वेग लिखेंगे, है ना। तो मान लिया कि इसमें कोई हमारा एक अभिकारक हो या कोई भी अभिकारक, तो R बराबर K, है ना, ये हो गया। R बराबर K, H2 और I2 लिखा हुआ है, तो देखिए H2 लिख लेंगे और यहां पर क्या लिख लेंगे, I2 लिख लेंगे, है कि नहीं। अब क्या होगा, देखिए अगर इन दोनों की सांद्रता, इनका जो मोलर सांद्रण है वो 1 हो जाए, यानी यहाँ वैल्यू 1, यहाँ वैल्यू 1, तो आपको पता है यहाँ वैल्यू 1 कब हो सकती है। देखिए ऊपर एक चीज मैंने आपको नहीं बताया, यहाँ पर n लिखते थे, n क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि, है कि नहीं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, अभिक्रिया की कोटि, तो इसके लिए अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, 0, शून्य। क्योंकि जब देखिए, जब किसी की पावर पर, है ना, जब यहां पर देखिए किसी संख्या की पावर जब 0 लगा हुआ होता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है।
इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, है कि नहीं। तो यहां पर देखिए मैंने लगा दिया अभिक्रिया की कोट के लिए n यहां लगा दिया, है कि नहीं। अब यहां पर दोनों की जगह पर n की वैल्यू कितनी हो जाए 0 हो जाए। तो अगर यहां पर n की वैल्यू 0 हो जाए, देखिए यहां पर है और आपका यहां पर है, तो दोनों जगह जब वैल्यू 0 हुई तो n के अंदर का मान कितना हो जाएगा 1। तो यहां पर किसके होगा r बराबर हो जाएगा के। यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया में आपको मिलेगा कि जो r की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी के बराबर होगी। हालांकि इसका डिस्कशन मैं आपसे आगे भी करूंगा, है कि नहीं। तो ये होता है वेग स्थिरांक, है ना। n की वैल्यू अगर चाहे तो यहाँ n लिख सकते हैं, न लिखना चाहे तो कोई बात नहीं है ना। तो ये हो गया आपका वेग स्थिरांक। आप इस वेग स्थिरांक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपसे आगे डिस्कशन करता हूं। तो चलिए देख लेते हैं कि वेग स्थिरांक का मात्रक। अब ये वेग स्थिरांक का मात्रक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, है ना, यहां से प्रश्न आता रहता है अक्सर। तो चलिए देखते हैं वेग स्थिरांक का मात्रक। तो सबसे पहले कोई एक समीकरण ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया r से बना हुआ है t, ये अभिकारक ये उत्पाद, इसके लिए वेग समीकरण लिखी। तो वेग समीकरण कैसे लिखेंगे, लिखेंगे स्मॉल r बराबर क्या क्या होता है k हो जाएगा, सांद्रता किसकी अभिकारक की, तो r हो जाएगा, उसके ऊपर क्या लगता है कोटि, कोटि के लिए क्या लगाते हैं n, ये लगाते हैं, है ना। अब देखिए आपको क्या करना है, यहां से वेग स्थिरांक का मात्रा निकालना। वेग स्थिरांक कौन है k, तो k आपको निकालना है। तो k अगर आपको निकालना है तो r क्या होगा ऊपर, और ये r क्या हो जाएगा आपका नीचे हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। देखिए ये निकालना है तो ये इसके अपान में आ जाएगा। ये r क्या है, तो r है अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर, है कि नहीं। ये r क्या है, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया की दर या वेग का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, है कि नहीं। चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर क्या है कि k बराबर मोल प्रति लीटर और प्रति क्या हो जाएगा सेकंड, और इसके नीचे देखिए क्या आएगा, अब यहां से देखिए, है ना, ये हो गया r का मात्रक। नीचे भी क्या है, r है अभिकारक की सांद्रता, और सांद्रता का मात्रक क्या होता है मोल प्रति लीटर। तो चलिए लिख लेते हैं मोल प्रति लीटर, ये लिख लिया, ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में कर दिया इसको, और ओपन लिख दिया n। तो देखिए यहां पर मोल प्रति लीटर ये लिखा है, मोल प्रति लीटर ये लिखा है, सेकंड आपका यहां पर है, तो इसको हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। तो इस साइड में मैं आपको करके बता देता हूं, है ना। यानी पहले आपका इस साइड में है, एक नंबर में इस साइड में, इधर पहले है इधर बाद में, है ना। तो देखिएगा k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर देखिए आपका क्या बनेगा मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, और नीचे से मोल प्रति लीटर ऊपर चला गया तो मोल प्रति लीटर, ये हो जाएगा, ये n ऊपर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहां लगाइए माइनस n और इधर लिखिए सेकंड इनवर्स। ये समझ में आ रहा है, सेकंड इनवर्स लिखा हुआ है, सेकंड ये है, सेकंड क्या है इधर मल्टीप्लाई में चला गया, गुणे में चला गया ऊपर की ओर, है कि नहीं। ये पूरा पोर्शन नीचे से ऊपर चला गया, तो पूरा नीचे से ऊपर चला गया मोल प्रति लीटर, इसको लिखा है मैंने ऐसे, नीचे वाला आपका जो लिखा हुआ वो ऐसे लिखा हुआ, और यहाँ पर सेकंड इनवर्स। अब देखिए ये दोनों क्या है कॉमन है, एक दूसरे से मैच करते हैं ना। देखिए यहाँ पर लिख लेंगे k बराबर मोल प्रति लीटर, और उसके बाद यहाँ कोई संख्या नहीं तो 1 मान लेंगे, तो यहाँ लिखा 1 और माइनस क्या कर दिया n, ये दोनों कॉमन ले लिया है यहाँ से, तो 1 माइनस n हो जाएगा, और आपका सेकंड इनवर्स हो जाएगा। यानी आपके जो वेग स्थिरांक का मात्रक है वो ये आपको मिल जाएगा, है ना। यहां से वेग स्थिरांक देखिए n क्या है अभिक्रिया की कोटि है, n का मान जितना रखते चले जाएंगे उसी हिसाब से आपको k का मान मिलता चला जाएगा, है कि नहीं। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं कि वेग स्थिरांक का मात्रक आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये वेग स्थिरांक का जो मात्रक है वो ठोस अभिक्रिया जो हो सकती है उसके लिए हो, द्रव वाली अभिक्रिया जो होती है उनके लिए हो, अगर कोई अभिक्रिया गैसीय हो तो उसके लिए इसका मात्रक क्या होगा, तो उसके लिए देखिएगा, उसके लिए यानी गैसीय अभिक्रिया के लिए, गैसीय अभिक्रिया के लिए, है ना, गैसीय अभिक्रिया के लिए देखिए क्या होगा, अगर कोई अभिक्रिया गैसीय है तो उसके लिए देखिए वेग स्थिरांक का मात्रक होगा k एटीएम 1 माइनस n और सेकंड इनवर्स, ये हो जाएगा। एटीएम का मतलब वायुमंडल, है ना। तो गैसीय अभिक्रिया के लिए k इज इक्वल टू एटीएम 1 माइनस n सेकंड इनवर्स, ये क्या बन जाएगा गैसीय अभिक्रिया के लिए फार्मूला बन जाएगा,
है कि नहीं। तो वेग स्थिरांक इस प्रकार से आपका होता है। n की वैल्यू यहां पर जो रख देंगे, n बराबर 0 रखा तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक आ जाएगा। n की वैल्यू 1 रखा तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक आ जाएगा। n की वैल्यू 2 रखा तो द्वितीय कोटि के लिए वेग स्थिरांक की अभिक्रिया का मात्रक आ जाएगा। 3 रखा तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक आ जाएगा। यानी n की वैल्यू जितनी रखेंगे उसी अभिक्रिया की कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक आपको यहां से प्राप्त हो जाएगा, है कि नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक एग्जांपल भी आपको बता देता हूं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब मैं एक मात्रक आपको निकाल कर दिखा देता हूं। चलिए, तो मैंने ले लिया n का मान 0, यानी यहां पर क्या है, n बराबर 0। तो n बराबर 0 किसके लिए है, शून्य कोटि के लिए। n बराबर 0 है शून्य कोटि के लिए। तो यहां पर देखिएगा कि मोल प्रति लीटर और लिखा 1 है ना, लिखा 1। n का मान देखिए कितना है, 0 है, और इधर क्या है आपका सेकंड इनवर्स, है कि नहीं। n की जगह कितना मान रख दिया, 0। देखिए n है फॉर्मूले में, n की जगह कितना रखा, 0 रखा। अब मात्रक निकालिए तो ये हो जाएगा, 1 से 0 करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा मोल, और नीचे क्या होगा, नीचे होगा आपका लीटर, और इधर क्या होगा आपका इनटू में सेकंड इनवर्स, ये रहेगा। अब लीटर क्या है, ऊपर चला जाएगा, तो यहां से देखिए के बराबर क्या आएगा, मोल है ना, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ये आपका हो जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक। तो n की वैल्यू मैंने 0 रखा, तो मुझे शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक k इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये क्या हो गया, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है। यहां पर आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो प्रथम कोटि के लिए आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे द्वितीय कोटि के लिए आएगा, 3 रखेंगे तृतीय कोटि के लिए आ जाएगा। तो प्रथम द्वितीय तृतीय इन तीनों के लिए आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वेग स्थिरांक का मान, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपसे वेग स्थिरांक के लक्षणों के बारे में डिस्कशन कर लेता हूं। तो चलिए देख लेते हैं कि वेग स्थिरांक के लक्षण क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि वेग स्थिरांक के लक्षण, नंबर फर्स्ट क्या है, स्मॉल आर का मान बढ़ने पर k का मान बढ़ता है। स्मॉल आर क्या है, अभिक्रिया का वेग या दर। तो अभिक्रिया का वेग या दर बढ़ेगी तो वेग स्थिरांक क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, मैंने अभी आपको बताया है कि अभिक्रिया की जो दर है और जो उसका वेग स्थिरांक वो एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अभी फॉर्मूला करवाया है, क्या फॉर्मूले में आया था कि r बराबर k, ये भी दिखाया है। इससे क्या साबित होता है, अगर r बढ़ेगा तो k का मान क्या होगा, बढ़ेगा। सिरे से नजर आ रहा है, अगर ये बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, है ना। चलिए, तो ये हो गया, इसका मान बढ़ता है। निश्चित ताप पर k का मान स्थिर रहता है। तो अगर टेम्परेचर स्थिर हो गया है ना, तो वहां पर क्या होगा कि अभिक्रिया की दर स्थिर हो जाएगी, और वहां पर उसकी वजह से क्या होगा कि जो वेग स्थिरांक का मान है ये भी स्थिर हो जाएगा। ठीक। नंबर थर्ड कहता है कि ताप बढ़ने पर k का मान बढ़ता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, और अभिक्रिया की दर अभिक्रिया का वेग अगर बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, वेग स्थिरांक भी बढ़ जाएगा। तो ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, और अभिक्रिया की वेग या दर बढ़ने पर वेग स्थिरांक भी बढ़ जाएगा। तो ये भी रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है कि अभिक्रिया की वेग बढ़ने पर, है ना, वेग स्थिरांक क्या होगा, वेग स्थिरांक में क्या परिवर्तन होगा, बढ़ेगा घटेगा, इनमें से कोई नहीं, ये सभी, है ना। चलिए, नंबर जो 4 देखिए क्या लिखा कि k का मान अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। यानी जो वेग स्थिरांक का मान है वो अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है ना। कहां से पता चला, क्योंकि जो आपने अभी लिखा था वेग समीकरण, उसमें क्या है कि अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा था, उसकी जो घात थी उन पर डिपेंड नहीं करता है। तो वहां पर भी क्या बताया गया था कि इसका जो मान होता है वो प्रारंभिक सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है, वेग स्थिरांक का, है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है कि आज का जो हमारा टॉपिक था वेग समीकरण, वेग व्यंजक, वेग स्थिरांक, अभिक्रिया की कोटि, है ना, इन सभी टॉपिक्स को मैंने आपको पूरी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया हुआ होगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।